राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। जैसे कि आपको पता है, मैं इस समय इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ और लंदन में हूँ। ये वीडियो लंदन में बैठ के बना रहा हूँ। भारत में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और उनके साथ उनका नकारा इंडिया अलायंस वाला विपक्ष राहुल गांधी मोदी का तो नहीं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? बच्चों को मारा, बच्चों को मारा। तो जैसा आपको पता है था, मैं मिमियाता नहीं हूं। मैं मिमिया के मिन मिन मिमी में करके बकरी के बच्चे की तरह मिमिया के बात नहीं करता हूं। मैं स्पष्ट बात करता हूं और मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करता हूं। भाषाई शुचिता का भी मैंने ठेका नहीं लिया है। मैं लोक भाषा में बात करता हूं, हमारे लोक भाषा में जो भाषा बोली जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नफासत भरे इंटेलेक्चुअल क्लास को एड्रेस नहीं करता। मेरी ऑडियंस पूरी गांव में बैठी है, वो गंवई भाषा समझती है। मैं पार्लियामेंट में भाषण नहीं दे रहा हूं। मुझे पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। ये लेक्चर बहुत लोग देते हैं, मैं नहीं सुनता हूं किसी की। मैंने कहा मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठा हूं। मेरा पूरी ऑडियंस 99% ऑडियंस गंवई लोग हैं, गांव के लोग जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत नहीं जानते हैं। वो भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, देसी भाषाएं बोलती हैं गांव के। तो एक तो ये ना, मुझे ये जब से इनको ये बच्चे बोला जा रहा है, मुझे इस बच्चे शब्द से बड़ी आपत्ति है कि ये बच्चों का आंदोलन है। किसानों में भी मैंने कहा था नहीं, कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। उसी तरह जब भी इसको आप बच्चों का आंदोलन बोलते हैं, जनजी का आंदोलन बोलते हैं, तो कि नहीं, ये जनजी का आंदोलन नहीं है। ये जनजी के नाम पे राहुल गांधी की टूल किट है, जिसमें कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के तमाम गुंडे, जिसमें 90% मुसलमान थे, वो शामिल हैं। ये गुंडे हैं, गुंडागर्दी करने आए हैं। मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भड़ास निकालने आए हैं, स्पेशली यूपी वाले। ये छात्र आंदोलन नहीं है। इसमें से 99% लोग नीट के छात्र या किसी भी किस्म के छात्र नहीं थे। अगर उन सबसे संडे मंडे की स्पेलिंग पूछ ली जाती तो शायद 99% आंदोलन, जो मारपीट वाला आंदोलन स्थल था, जहां पर पुलिस को दौड़ा के मारा पीटा जा रहा था, वो खाली हो जाता। इसलिए इसको बच्चों का आंदोलन कहना बंद कीजिए। ये गुंडे बदमाशों का आंदोलन था। नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद आता है 1984-85 की बात है। दीपावली पे एक कवि सम्मेलन हुआ करता था दिल्ली में, अशोक विहार में। दीपावली के एक एक दो दिन आगे, हाँ, एक दो दिन पहले 3-4 दिन का एक फेस्टिवल होता था। वहां पे एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। मैंने ये तमाम वीर रस के कवियों को वहीं पहली बार सुना था रूबरू। उम्र थी मेरी यही को 18-19 साल। हरिओम पवार और ये तमाम लोग आया करते थे। उन दिनों हरिओम पवार बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे कवि सम्मेलनों के, और बड़ी वीर रस की बड़ी ओजपूर्ण कविताएं सुनाया करते थे। तो उसी कवि सम्मेलन में बाल कवि बैरागी, उन दिनों सांसद भी थे और कांग्रेस के थे। बाल कवि राजस्थान, मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। उनकी एक कविता उन्होंने सुनाई थी, क्योंकि 1984-85 में ये पंजाबी खालिस्तानी आतंकवाद अपने जोरों पे था और इंदिरा गांधी की ताजा ताजा हत्या हुई थी। तो उस पे वो कविता सुना रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे वो आज भी याद रहती है बात। उन्होंने कहा था, मां की छातियों को छूने की एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद यदि मां की छाती की तरफ जो हाथ बढ़ते हैं वो काट दिए जाते हैं।
तो मैं उसी रेफरेंस में आज बोल रहा हूं कि मां की छातियों को छूने की एक उम्र होती है, बच्चे कहने की भी एक उम्र होती है। हम तुम्हें अपना बच्चा समझते हैं, समझेंगे यदि तुम बच्चों की तरह रहोगे। यदि तुम उपद्रवियों, दंगाइयों, आतंकियों, उत्पातियों की तरह व्यवहार करोगे और दिल्ली में संसद की तरफ बढ़ चलोगे, तो फिर हम तब तुम बच्चे नहीं रहोगे। तब तुम वो राक्षस बन जाओगे जो मां की छातियों को छूने की कोशिश कर रहा है, और वो हाथ काट दिए जाएंगे, काट दिए जाने चाहिए। इसलिए बच्चों के भेष में, छात्रों के भेष में यदि आप देश में उपद्रव कर रहे हैं, देश की संसद पे हमला कर रहे हैं, देश की संसद की तरफ बिना आज्ञा के मार्च कर रहे हैं, तो आपको बच्चों की तरह है, आतंकियों की तरह, आतंकियों की तरह, दंगाइयों की तरह नहीं, आतंकियों की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उस आतताई भीड़ में कोई आतंकी भी छुपा हो सकता है। यदि उस भीड़ में एक भी आतंकी है तो वो पूरी भीड़ उसी तरह ट्रीट की जानी चाहिए, और उस पे पैलेट गन नहीं, पैलेट गन नहीं, और जो भी गन है वो चलनी चाहिए। और ये जितना इंडिया अलायंस के लोग ये पूछ रहे हैं ना कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, किसने दिया, किसने दिया, गृह मंत्री ये आदेश नहीं देता है। ये आदेश जो स्थानीय, जब जहां पे जो पुलिस तैनात होती है, जो वहां पे एक जिम्मेदार अधिकारी होता है, वह आदेश देता है, और वो अपने सीनियर अफसर से पूछ लेता है कि ये भीड़ इस वक्त यहाँ ऐसे। आज मैं डॉक्टर विक्रम सिंह जो एक्स डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, उनका एक अभी इंटरव्यू सुन रहा था आज तक वालों के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना उत्पात इन लोगों ने किया है, इसका 100वें हिस्से पे 100 गुना ज्यादा हो गया है। जितना उत्पात इन्होंने किया है, इसके 100वें हिस्से पे हम तो पैलेट गन निकाल लेते। और पुलिस का एक एसओपी होता है, जरा सी भी स्थिति खराब होने पे वो 3 बार चेतावनी देती है, उसके बाद तुरंत वाटर कैनन और पैलेट गन, और इसके बाद जो कुछ भी है। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, वो डीजीपी रहे यूपी पुलिस के, जब वो कहते हैं कि जब कहीं दंगा फसाद या उत्पात उपद्रव होता था, तो आमतौर पे ऐसे मौकों पे 3, 4, 5 थानों की पुलिस डिप्लॉय कर दी जाती है। एक डिप्टी एसपी होता है, एक एसपी होता है, और 3, 4 एसएचओ होते हैं, या अगर एक भी एसएचओ है, सिर्फ डिप्टी एसपी है, और एसपी को जब वो वायरलेस करते हैं, तो डीजीपी विक्रम सिंह ने एक बड़ी मजेदार बात कही है कि उपद्रव बढ़ गया है, और फोर्स भेजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, और फोर्स नहीं मिलेगी, हाँ, और बंदूकें और कारतूस मिलेंगे। इसका क्या मतलब होता है? ये जितनी फोर्स है उतनी फोर्स से काम चलाओ, और बंदूकों और कारतूस का इस्तेमाल करो, क्योंकि उपद्रवी बच्चे नहीं होते, दंगाई, आगजनी करने वाले दंगाई बच्चे नहीं होते। अच्छा, आप ये बताइए कि आखिर मूल समस्या क्या है? ये देश को बनाना रिपब्लिक बनाया क्यों जा रहा है? आपको नहीं लगता कि जब से मोदी जी आए, देश में कुछ जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी हो गई है? मोदी जी इन उपद्रवी तत्वों से को जरूरत से ज्यादा शह देते हैं। ये जब दिपके आया था 6 तारीख को, कोई पुलिस परमिशन नहीं थी। पुलिस परमिशन उसको एयरपोर्ट पे देने चले गए लोग, स्वागत कर रही थी दिल्ली पुलिस। क्यों भैया? ये किसकी पॉलिसी थी? ये योजना किसने बनाई थी? इन प्रदर्शनों से इतना डरती क्यों है सरकार? दिल्ली पुलिस तो सीधे अमित शाह को, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है ना, और अमित शाह सीधे मोदी को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारी सारी जो पॉलिसी है, मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा आज,
ये मोदी की है। मोदी ने इस देश को रिपब्लिक बनाया है। तो चाहे जितना उपद्रव करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि 100 गुना ज्यादा उपद्रव हुआ है, इसका 1% होने पर पैलेट गन निकाल ली जाती है, 1% पर। तो आखिर 100% क्यों होने दिया? किसका आदेश था? किसकी तरफ से निर्देश थे? अमित शाह की तरफ से निर्देश नहीं थे, वो मोदी की तरफ से निर्देश थे। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि वो क्या नाम, एक बार तंबू, जब वो सोनम कपूर को उठा लिया था वहां से, मंच से, भूख हड़ताल से, उसके बाद उसका तंबू वंबू सब तोड़ ताड़ के हटा दिया गया था वहां से, धरना स्थल खाली करा लिया गया था। वापस कैसे आ गए? किसने आने दिया? क्यों आने दिया? किसकी पॉलिसी थी ये कि नहीं धरना फिर से चालू कराओ, धरना स्थल पे फिर से 1000-2000 लोगों को आने दो? डीजीपी विक्रम सिंह ने एक और बहुत अच्छी बात की कि आखिर 10-20 हजार लोग वहां तक पहुंचे कैसे, संसद के गेट तक पहुंचे कैसे? राहुल गांधी पीएम आवास के गेट तक पहुंचा कैसे? किसने आने दिया? किसके निर्देश? आपको क्या पता कि दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर है, या दिल्ली पुलिस को पुलिसिंग नहीं आती, या दिल्ली पुलिस को बैरिकेडिंग नहीं आती? किसको कहां तक आने देना है कि ये दिल्ली पुलिस को पता नहीं आया था? अब आप दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, कमिश्नर की। अदना से सिपाही को, जो बीट का सिपाही होता है ना गांव के थाने में, उसको भी पता होता है क्राउड कंट्रोल कैसे करना है और कहां तक अलाउ करना है, कहां के बाद अलाउ नहीं करना है। 1000-2000 की भीड़ को सिर्फ 4 सिपाही डंडा लेके कंट्रोल करते हैं। तो आखिर 10-20 हजार की भीड़ किसने आने दी? ये किसकी पॉलिसी थी कि नहीं वहां तक भीड़ को आने दो? राहुल गांधी को पीएम आवास के गेट तक किसने आने दिया और 2 घंटा किसने बैठने दिया? बैरिकेडिंग करके वहीं पीछे ही 2 किलोमीटर पहले ही जो है रोक के, और बस में भर के जो है थाने में ले जाके बंद कर देते, 2 घंटे बाद छोड़ देते। ये ढुलमुल राजनीति है किसकी? आपको क्या लगता है? अच्छा, इसके लिए आपको लगता है वाकई कि अमित शाह दोषी हैं? नहीं, हमारे वो 56 इंची हुजूर का सीधा सीधा, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी राजनीति है। मैं हमेशा कहता हूं ठीक है, 56 इंची भगवान जो है वो चुनाव जीतना जानते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, पर इस देश को बनाना, रिपब्लिक बनाने में भी उन्हीं की ये ढुलमुल राजनीति, ये जिम्मेवार है। जानबूझ के आंदोलन होने दो, आंदोलन को लंबा खींचने दो, जानबूझ के आंदोलन में अराजकता होने दो। 26 जनवरी पे लाल किले पे चढ़ने वाले वो जो गुंडे थे खालिस्तानी, उनको किसने जाने दिया? क्यों नहीं रोका? कौन सी राजनीति हो रही थी? पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे, पूरी दिल्ली की सड़कों पे महाभारत मचा हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दिल्ली में उपद्रव चल रहा था, और नीरव कहां बांसुरी बजा रहा था? आखिर इन उपद्रवियों को दिल्ली में उत्पात करने देना, ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है? मेरा हमेशा ये सवाल रहता है और आगे भी रहेगा कि अगर यही उपद्रव उत्तर प्रदेश में ऐसे आंदोलन क्यों नहीं होते? 8 साल हो गए साहब, योगी जी को 8 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई आंदोलन क्यों नहीं होता? दिल्ली में ही क्यों होता है? योगी जी क्यों नहीं? योगी की पुलिस क्यों मैनेज कर लेती है? मोदी की पुलिस दिल्ली को मैनेज क्यों? दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, वो भी तब जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आया हुआ था। क्यों होने दिया?
ये कौन सी राजनीति है? दिल्ली में 1.5 साल तक शाहीन बाग का धरना क्यों होने दिया? दिल्ली में 1.5 साल तक किसान आंदोलन के नाम पे गुंडागर्दी क्यों होने दी? दिल्ली में महीनों वो फर्जी पहलवान आंदोलन क्यों होने दिया? और अब दिल्ली में ये सो कॉल्ड कॉकरोच आंदोलन क्यों होने दिया? सर जानबूझ के कराया। जी हां, मैं तो आरोप लगाता हूं। आंदोलन उखड़ गया था, फिर दोबारा बैठाया। मैं बता रहा हूं, 26 जनवरी वाले दिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, पूरा वो सिंगू बॉर्डर वाला पूरा जो आंदोलन स्थल है पूरा खाली हो गया था। सब चले गए थे वापस अपनी अपनी ट्रालियां लेके। 99% खाली हो गया था और किसी ने कराया नहीं था, अपने आप हो गया था। ये भैया 2 दिन बाद मैंने देखा सारे वापस आ गए। कौन लेके आया? ये देश को पूछने का हक है कि नहीं? और फिर हे, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम समझा नहीं पाए। एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात, आज सुबह मैंने जब फोन उठाया तो देखा कि राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो पहला ख्याल मेरे मन में क्या आया? अरे छड़ा, इन सालों के मांगने से कौन इस्तीफा देता है? पर तुरंत मेरे दिमाग में आया, अरे नहीं यार, अब भरोसा नहीं रहा बॉस। जब इन्होंने किसान आंदोलन में किसान कानून वापस लिए थे ना, कृषि कानून, तब मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि है ऐसा, इस तरीके से सरेंडर। फिर हमने उसको एक बुरा सपना, तो स्वप्न समझ के भुला दिया। फिर अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अरे मैंने कहा फिर सरेंडर। फिर जब आज मेरे सामने ये बात है ना कि अमित शाह इस्तीफा दो, तो सिर्फ एक क्षण के लिए मेरे मन में घारे छोड़ो, ऐसा साले तुम्हारे मांगने से कौन। पर मैंने कहा ना 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 ना, 56 इंची लो पुरुष तो लो, इनका अब मुझे कतई एक रत्ती भर भी इस आदमी पे भरोसा नहीं है कि अगर आज इंडिया अलायंस जो है फिर से कोई आगजनी तोड़फोड़, थोड़ा सा कुछ उत्पात दिल्ली में करे और 10-20-25 दिन और बैठ जाए, तो ये आदमी अमित शाह का भी इस्तीफा मांग ले लेगा। अब इस आदमी के सरेंडर करने का कोई सीमा नहीं बची है। ये सरेंडर में कहां तक गए? और वो जो राहुल गांधी कहता था ना, नरेंद्र सरेंडर, एकदम सही कहता था। इसका नाम होना ही चाहिए सरेंडर मोदी। और अगर सचमुच ये विपक्ष जो है कायदे से 10-20 दिन और रट जाए ना अमित शाह का इस्तीफा मांगने के लिए, तो ये दिलवा देगा इस्तीफा। ये इनकी राजनीति है। कम से कम ना 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 ना, कम से कम बल प्रयोग होना चाहिए, किसी को कुछ कहना नहीं है। अरे वो ताले दिल्ली फूंकने पे आए हुए हैं, किसी को कुछ चोट नहीं लगना चाहिए। उड़ी का जब वो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्हें पता नहीं क्या निर्देश दिया था, एक भी सैनिक मरना नहीं चाहिए चाहे कुछ हो जाए। अरे इतना बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हो, हमें पाकिस्तान में घुस के मारने जा रहे हो, अगर 2-4 बलिदान हो भी गए तो इतना क्यों डरते हो बे? नहीं, क्योंकि हर चीज में वोट वोट वसूलने के लिए, और वाकई कि सारी प्लानिंग अंत में वोट लेने के लिए होती है। और इस चक्कर में इतने पूरे देश को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ना 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 ना, कोई आदमी नहीं मरना, नाखून नहीं कटना चाहिए, थोड़ा सा भी खून नहीं निकलना चाहिए, दाढ़ी बनाना छोड़ दो, छोटा सा कट लग जाता है खून निकल आता है, खून से भारत की जनता बहुत डरती है, खून नहीं निकलना चाहिए। इसे ये आदमी ने दाढ़ी इसीलिए रखी है, दाढ़ी बनाओगे तो कभी खून निकल आएगा, खून निकल जाएगा तो अरे बाप रे बाप, डर जाएगा। मुझे खून से बहुत डर लगता है। उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो, इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हो, एक भी आदमी मरना नहीं चाहिए।
ये कौन सी शर्त होती है? मिलिट्री है, आगे चढ़ के लड़ेगी। साले किसी के घर में घुस के मार रहे हो, मरेंगे, 2-4 मरेंगे, पर नहीं, मरना नहीं चाहिए। दिल्ली में भी ना ना, कम से कम बल प्रयोग करना है, अपना सिर फुड़वा लो, मेरा वोट एक भी कम नहीं होना चाहिए। अरे भैया ठीक है, वोट बहुत जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, पर चुनाव जीतने के चक्कर में इस देश को बनाना रिपब्लिक मत बनाइए मोदी जी। हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, इस देश को बनाना रिपब्लिक मत बनाइए। इसीलिए मैं, मुझे बार बार में जो योगी जी मुझे याद आते हैं, इसलिए आते हैं, वो उस आदमी ने यूपी को बनाना स्टेट नहीं बनने दिया। इनका बस चलेगा तो वहां पर भी मोहन यादव और कौन है वो, 3-4 पर्ची वाले सीएम, बिना रीढ़ वाले केंचुए, वही बैठाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।